आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो 7 दिन बाद भी ईरान इजराइल युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया है। ट्रंप ने ईरानी सेना को न केवल हथियार डालने की धमकी दी है, बल्कि साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान की सत्ता वही संभालेगा जो उनकी पसंद का होगा। तो क्या माने इजराइल और अमेरिका हमलों के आगे ईरान कमज़ोर पड़ता जा रहा है या नहीं? आज ईरानी राष्ट्रपति की ओर से जो बयान आया है कि भाई कुछ देश मध्यस्थता कर रहे हैं, कितनी बात ये सच है कितनी नहीं, क्योंकि ईरानी सेना तो कुछ और बात कह रही है। दूसरी तरफ तो क्या ये विरोधाभास भी दिखाई दे रहा है एस्टैब्लिशमेंट में ईरान के, और दूसरी तरफ जो ट्रंप साहब ने अभी कह दिया है कि अनकंडीशनल सरेंडर के अलावा ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस बात के हम क्या मायने निकालें? आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि ये युद्ध आखिर किस ओर जा रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं, कितना और चलेगा, और दुनिया में उहापोह की उथल पुथल की स्थिति कब तक बनी रहेगी। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। छोटी सी रिपोर्ट पहले देख लीजिए। इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान त्राहिमाम है, लेकिन युद्ध का मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। 7 दिनों से जारी जंग में ईरान के दर्जनों टॉप लीडर्स युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं और ईरान को सैन्य कमांडर्स के मोर्चे पर भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं ट्रंप इस बात पर अड़े हैं कि खामनेई के खात्मे के बाद ईरान के अगले नेता को चुनने में उनकी अहम भूमिका होगी, और ट्रंप का यह भी मानना है कि ईरान की वर्तमान सत्ता खत्म होनी चाहिए। तो वहीं ईरान ने भी 2 टूक शब्दों में अमेरिका को समझा दिया है कि वो झुकेगा नहीं। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादा का कहना है कि जो शख्स न्यूयॉर्क का मेयर नहीं चुन सकता, वो ईरान का नेता तय करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली सेना लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रही है। खबर है कि इजराइल ने आज तड़के तेहरान में सरकार के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले किए। तो वहीं अमेरिकी सेना ने ईरान के एक ड्रोन कैरियर जहाज पर जोरदार हमला कर उसे तबाह करने का दावा किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमले का वीडियो जारी करते हुए पूरी ईरानी नौसेना को डुबाने का मिशन जारी रखने की बात कही है। साथ ही यूएस सेंटकॉम कमांडर ने दावा किया है कि यूएस ने अब तक इस जंग में 30 से ज्यादा ईरानी जहाज डुबोए हैं, जिसमें ईरानी ड्रोन जहाज भी शामिल हैं। ईरान पर अटैक के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास कोई वायुसेना नहीं है, न ही ईरान के पास कोई एयर डिफेंस बची है। ईरान के हवाई जहाज और मिसाइलें खत्म के कगार पर हैं। तो वहीं जंग में डटा ईरान अब भी अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखा रहा है। ईरान का कहना है कि ट्रू प्रॉमिस फॉर ऑपरेशन की नई लहर शुरू हो गई है, जिसमें खैबर मिसाइलों से इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार ड्रोन हमले भी जारी हैं। जंग के बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध के लिए ईरान भी लंबे वक्त से तैयार था और ईरान की शक्तिशाली सेना ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी इसे आगे बढ़ाने का फैसला करे, उसके लिए ये जंग दलदल बन जाए। तो सवाल यह है कि खाड़ी में खड़ा हुआ ये संकट कैसे और किन शर्तों के साथ शांत होगा ताकि दुनिया भर में शांति कायम हो। निश्चित तौर पर यह युद्ध दुनिया भर के देशों के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि युद्ध लंबा खिंचने का मतलब है तेल की किल्लत, और ये किल्लत कई देशों के विकास की बयार को मंद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल विशंबर दयाल सर, देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल दयाल सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह सर, आप भी देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल सिंह सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार, वरिष्ठ टिप्पणीकार, स्तंभकार। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका भी हमारे शो पे। जनरल दयाल सर, काफ़ी कुछ हलचल है और ताज़ा अपडेट्स जो हैं वो 2-3 बयान आ रहे हैं जिस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। एक तो पेजेस्कियां का बयान आया है कि साहब अब मध्यस्थता के लिए भी कुछ देश जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा बयान आया। हालांकि उनकी सेना कुछ और बात कह रही है, उनके दूसरे नेता कुछ और बात कह रहे हैं। तुरंत फिर ट्रंप साहब का बयान आ जाता है कि कोई मध्यस्थता नहीं, कोई बातचीत नहीं, आपके पास अनकंडीशनल सरेंडर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सा स्थितियां बताएं सर, परिस्थिति आपकी नज़र में ईरान को लेकर परिस्थितियां अभी कहां हैं, किस मोड़ पर हैं हम? देखिए, अभी ऐसे किसी मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं कि एकदम से संधि हो जाए या वार्तालाप हो जाए। पहली बात तो स्पष्ट ये है
लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो अमेरिका की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, वो अभी बहुत दूर है, उसका एम ऑब्जेक्टिव बहुत दूर है और तभी शायद वो एम ऑब्जेक्टिव बता नहीं रहे हैं कि उनका एग्जैक्टली एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सत्ता परिवर्तन या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना, तो ये सब जो है शिफ्टिंग गोल पोस्ट हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं वेदर प्रेसिडेंट ट्रंप की या ईरानियन साइड से, ये मिसलीडिंग है मेरे ख्याल में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तरह है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ज़्यादा कहेंगे और इंफॉर्मेशन वॉर कम, साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक धड़ा जरूर होगा ईरान में जो इस चीज़ को, जो इस वार्तालाप के जरिए इस समाधान को चाहता था, तभी तो वो सारी शर्तें मान गए थे। वो तो 27 तारीख को ही सारी शर्तें मान गए थे। उन्होंने कहा था हम एनरिचमेंट प्रोग्राम आपकी पूरा इंस्पेक्शन करवाएंगे, हम आज के बाद एनरिचमेंट प्रोग्राम को इस पर न्यूक्लियर पर्पज़ के अलावा उसकी जो मिलिट्री यूसेज है उस ग्रेड पर नहीं लेके जाएंगे। और उन्होंने कहा था कि साहब जितनी भी हमारी वो है शर्तें, मतलब जो बेसिक शर्तें, वो मानने को तैयार थे। आपने 2025 में भी यही किया था कि उसकी डिस्ट्रॉय की थी। तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा आपका बड़ा है इसलिए आपने लड़ाई शुरू की है। हाँ, ये नहीं सोचा होगा शायद इन्होंने कि ये वॉर जो है, ये सिविलियन पॉपुलेशन जो गल्फ कंट्रीज की है, जो बहुत सेंसिटिव है, ये वहां तक फैल जाएगी। क्योंकि सिर्फ बेसिस को ना छोड़ के जो कहीं ना कहीं बहरीन में, ओमान में, दुबई में, यूएई में कहीं भी जो कोलेटरल डैमेज किया है ईरान ने, और जो ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज में और जो इस इलाके में जो डैमेज किया है, मैं समझता हूं वो अपेक्षा से ज़्यादा है। Right. और इसलिए जो है, जो उसको सक्सेस मिली है उसकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रेक करने को या एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिसीव करके और इजराइल पे भी स्ट्राइक करने में काबिलियत, और अमेरिकन बेसिस पे भी उसको जो वो मिली है, वो शायद कहीं थोड़ी सी अमेरिका की एस्टिमेशन से ज़्यादा है। Right. तो पनिशमेंट का दौर है ये बहुत इंटेंस पनिशमेंट का दौर है। अगर आप देखें तो हर रोज लगातार इजराइल और अमेरिका कह ढा रहे हैं ईरान के ऊपर, ईमान के ऊपर ताबड़तोड़ फायर हो रहा है। और ईरान वापस जवाब दे रहा है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेटजी चेंज की है। हाँ। ईरान ने अपनी फोर्सेस को डिस्पर्स किया है। सर, मैं आपको रोक रहा हूं, आपने जो बोला ना ईरान स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है, मैं तो इसको थोड़ा सा समझना चाहूंगा आपसे। बट मैं जनरल सिंह सर आपके पास जा रहा हूं। सर जैसा सर भी अभी कह रहे थे कि ईरान भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है, और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इजराइल और अमेरिका, उससे तो कुछ बेहतर प्रदर्शन ईरान की तरफ से हो रहा है। इस बीच एक इंटरेस्टिंग खबर अंतर्राष्ट्रीय कुछ अखबारों में कुछ बड़े पब्लिश हुए हैं, और वो एक थ्योरी दे रहे हैं जनरल एसपीपी सिंह सर कि रशिया जो है वो लगातार टारगेटिंग इंटेलिजेंस दे रहा है ईरान को। इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं डॉट अगर आप कनेक्ट करें तो ईरान के जो टारगेट्स हैं वो मेनली अर्ली वार्निंग रडार्स पर हैं, आपके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर हैं, और ऐसा लग रहा है बड़ा प्रिसाइज वो अटैक हैं। अब उसमें कितने कामयाब हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बट लग तो रहा है कि उनको कोई ना कोई तो इंटेलिजेंस दे रहा है। तो क्या वो इंटेलिजेंस रशिया की तरफ से आ रही है सर? देखिए दीपक, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। और रूस अगर ईरान को सपोर्ट दे रहा है, और रिपोर्ट्स हैं, इसमें काफी हद तक सच्चाई है। बेशक ये अंडर कैमोफ्लेज रहेगा। देखें यूक्रेन रूस की लड़ाई में, देखें कितनी ज्यादा इंटेलिजेंस यूक्रेन को दी गई थी, इंक्लूडिंग स्टार लिंक से थ्रू के जाके रूस के कई जनरल्स मारे गए फॉरवर्ड एरिया में, उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी। और अगर आप देखें ईरान का क्या कैसे एक्ट कर रहे हैं, उनके देखो कतर में रडार साइट को डिस्ट्रॉय किया है जो कि $1.1 बिलियन का है। मतलब उनके पास पहली बात इंटेलिजेंस थी लोकेशन की, और दूसरा उसके पास काबिलियत थी कि वो मिसाइल टारगेट कर सकता था। वैसे ही उन्होंने कई यूएस एयर बेसिस पे जो है गल्फ स्टेट्स में, उनके ऊपर टारगेट किया है। और ये मैं समझता हूँ कि जरूर होगा। लड़ाई का दौरान है, अमेरिका ने इनडायरेक्ट सपोर्ट दी यूक्रेन में, 32 नेटो कंट्रीज लगी हुई हैं। अभी यहाँ पे रूस ही नहीं, चाइना भी ऐसी सपोर्ट जरूर देगा, उनका इंटरेस्ट सर्व होता है। और अभी जैसे कुछ यूरोपियन देश अमेरिका के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कहूंगा ईरान ने जो किया कि सारी गल्फ स्टेट्स की
अटैक किया उन्होंने अपने मिसाइल और ड्रोन्स के साथ, साइप्रस तक गए हैं और तुर्किया पे गए हैं, अजरबैजान पे गए हैं। तो एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है ईरान के पार्ट के ऊपर। और अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका के साथ कि हम सपोर्ट देंगे इस समय। तो ऐसी जब सपोर्ट आ रही है तो जरूरी बात है कि रूस का एक पलड़ा भारी भी होगा यूक्रेन के बैटलफील्ड के अंदर, और उनको सपोर्ट जरूर देंगे। और वैसे ही अमेरिका भी देखें, हैरानगी की बात है कि यूक्रेन से अभी ड्रोन की सपोर्ट ले रहा है, ट्रेनिंग के लिए भी ले रहा है और सप्लाई के लिए भी ले रहा है। राइट। तो लड़ाई की हालात ऐसी है, Yes, तो मैं समझता हूँ दीपक के इसके ना 4-5 टर्निंग पॉइंट्स हैं हमारे सामने। देखिए, इसराइल ईरान के जो था डॉक्ट्रिन उसका है अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज और Right. डिस्पर्स कमांड एंड कंट्रोल। और अभी जून 25 के बाद उन्होंने एक रिजिलियंस ऑफ कमांड एंड कंट्रोल के लीडरशिप की रिप्लेसमेंट करेंगे, और 5 डाउन 4 डाउन उन्हें अपने सारे Yes, sir. एसओपीस तैयार की हुई थी। Yes, sir. और जैसे उन्होंने अभी मार खाई है, तारापुर हमला हुआ है, Yes, sir. उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान अपने कंधों अपने पैरों पे खड़ा हो सक रहा है इस समय। जो भी उसकी काबिलियत है हाँ। अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने, वो काबिलियत पूरी नहीं है मिलिट्री स्ट्रेंथ में, पर इस समय वो प्रूव कर रहे हैं कि जो हमारी मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर है, अब आपने वो बिल्कुल सही काबिलियत कहा है। सर। वो ईरान की तरफ से बयान भी आए थे कि हम तो अभी पुरानी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी उन्नत एडवांस जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो तो उसकी बयार आना अभी बाकी है। ये ताज़ा बयान आए हैं ईरान की तरफ से, तो उस तरफ भी हम चलेंगे कि फिर इस तरह के बयान अगर आ रहे हैं तो कब तक ये जाएगा। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, अगर इस थ्योरी पे यकीन करें अभी कि आपको रशिया पीछे से सपोर्ट दे रहा है आपका उसके इंटेलिजेंस के लिए, और इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अभी चाइना नहीं आया है खुल के, अभी वो मिलिटरीली कम से कम और इंटेलिजेंस देने के मोर्चे पर नहीं आया, वो वेट एंड वॉच की परिस्थिति में है। क्या आपको लगता है सर कि ये भीतर खाने ये परिस्थितियां चल रही हैं कि चीन हो, रशिया हो, ये सब धीरे धीरे ईरान को कुछ ना कुछ मदद देने की कोशिश करें? देखिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ईरान का रूस और चीन के साथ बड़ी ठोस साझेदारी है। और ईरान ने भी ड्रोन्स रूस को पहुंचाए हैं, चीन ने मिसाइलें पहुंचाई हैं ईरान को। ये अभी 7 दिन में नहीं पहुंचाई, पर पहले से अच्छा उनका आपस में साझेदारी, हिस्सेदारी लगातार रही है। यस सर। तो ये संभावना हो सकती है कि किसी तरह से परोक्ष रूप से रूस जो है वो टारगेटिंग कोऑर्डिनेट्स वगैरह कुछ हो सकता दे रहा हो ईरान को। पर मान लीजिए वो नहीं भी दे रहा, तो ये परसेप्शन जो है, यदि पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, यदि ये विश्वास होता है उनको कि रूस हेल्प कर रहा है, तो उसका भी अपना एक हद तक असर होता है। और ईरान और कुछ नहीं तो यदि लगातार यहाँ उलझाए हुए है अमेरिका को, तो रूस को खुला हाथ मिल जाता है कि जो करना चाहे वो कर सकता है। और यूक्रेन को, क्योंकि ज्यादातर यहाँ अब एयर डिफेंस सिस्टम्स, पेट्रियट मिसाइल्स इधर यहाँ यूज होनी है, तो वो यूक्रेन को नहीं मिल पाएंगी उतनी ज्यादा संख्या में। तो रूस का पलड़ा भारी हो जाएगा यूक्रेन के साथ। रूस की दोस्ती चीन के साथ और भी सुदृढ़ हो जाएगी, और ये पूरी एनर्जी की क्राइसिस यहाँ, उसका भी फायदा रूस को मिलेगा। जैसे भारत अभी अपनी जो आयात है तेल की बढ़ाएगा रूस के साथ। तो ये कुछ तथ्य सचमुच होना, पर उससे भी ज्यादा यदि ऐसी परसेप्शन लगती है कि हाँ, चीन और रूस या तुर्की या नॉर्थ कोरिया या कोई और दूसरा देश किसी तरह से, कम से कम भाषा में तो चीन पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। उसने पहले 2 घंटों में कहा था कि हम कंसर्न्ड हैं और युद्ध विराम होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। फिर 10 घंटे बाद उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी जो संप्रभुता है, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यस सर। 24 घंटे बाद वहां के फॉरेन मिनिस्टर, जो बहुत ही सबसे सीनियर लीडर हैं चीन की आज, वांग यी, उन्होंने कहा कि ये हम मान ही नहीं सकते और ये बिल्कुल अलार्मिंग है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और उन्होंने ठोस भाषा में कहा कि ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है। उसके बाद वेटिकन ने भी अभी यही कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलार्मिंग है, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। तो इनको क्या परोक्ष रूप से ईरान के साथ खड़े होना मानेंगे या अमेरिका के विरोध में खड़ा होना मानेंगे, वो कुछ हद तक प्रभाव जरूर लाता है कि आपस में इनका तालमेल कैसे बनता है। यहां तक ये बात है कि दोनों तरफ से
राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने जो कहा कि कुछ देश कोशिश कर रहे हैं, वो शायद कतर की ओर इशारा था कि कतर ने शायद कोशिश की और राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि नहीं, अब तो बिल्कुल आपको सरेंडर करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो जो इस तरह की आक्रामक भाषा युद्ध में वो जरूरी हो जाती है दोनों तरफ से, ताकि सेनाओं का मनोबल बना रहे। उसके पीछे यदि परोक्ष रूप से कहीं बिहाइंड द कर्टेन कुछ बातचीत शुरू होती भी है, तो भी उसको भी 2 सप्ताह लगेंगे उनको आपस में विश्वास बनाने को कि हाँ। और मैं आपसे जरूर पूछूंगा सर कि ये अगर पर्दे के पीछे बातचीत कर भी रहा है तो कौन कर रहा है? कहा जाता है ओमान, कतर, टर्की, चाइना मे बी, बट टर्की, ओमान, कतर, यहाँ के तो एयरबेस पे आप ऑलरेडी बरसा रहे हैं, तो कौन कर रहा है? मैं आऊंगा सर आपके पास, बट थोड़ा सा अभी, क्योंकि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इस बात की भी विश्लेषण हो रहा है कि पेंटागन के मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। उनकी क्षमताएं कितनी है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ईरान की क्षमता पर तो अब हर कोई यही कह रहा है कि भाई कितना ही आप कर पाओगे, कितना आगे आप जा पाओगे, लेकिन कहा यह जब जा रहा है कि इजराइल और यूएस के पास भी अब क्षमता अब बहुत ज़्यादा नहीं रही। जनरल दयाल सर, हमें सब बताइए सर कि क्या वाकई में दोनों पक्षों की अगर हम क्षमताओं की बात करें तो क्या स्थिति लग रही है, कब तक ये जाएगा? और जो बार बार कहा जा रहा है कि लॉन्चर्स नष्ट कर दिए जा रहे हैं, इजरायली दावा कर रहे हैं कि साहब हमने उनके 450 में से 300 को तो नष्ट कर दिया, फिर वहाँ से खबरें आ रही हैं कि ईरान उनको धीरे धीरे उनका पुनर्निर्माण भी कर रहा है। शाहिद का इस्तेमाल, मुहाजिर का इस्तेमाल, जो उनकी सबसे घातक हथियार साबित हुए हैं, ये और आएंगे। क्या लग रहा है सर आपको, क्या स्थिति है क्षमता के मुताबिक दोनों पक्षों की? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो लॉजिस्टिक की लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन या लॉजिस्टिक की जो लाइंस हैं वो अमेरिका की लंबी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता अमेरिका यूज्ड टू है इस किस्म की लड़ाइयाँ लड़ने का। तो इतनी जल्दी अमेरिका और इजराइल की जो इजराइल की मिलिट्री पावर है, वो इतनी जल्दी जो उन्होंने कंसंट्रेट कर रखे हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वो इतनी जल्दी से डिप्लीट हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक चीज़ दाद देनी पड़ेगी कि इस बार ईरान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है, और इस किस्म की वॉरफेयर वो चला रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बार बार लोग कह रहे हैं साहब वो तो एक मिसाइल फायर करता, ड्रोन भेजता, वो वहाँ से अमेरिका और इजराइल जो है वो हमेशा बार बार पैट्रियट फायर करते हैं, इतने $1 मिलियन की है, इतने, ऐसा नहीं है। देखिए, उसने ईरान ने कुछ गैप्स हैं जो कि सिविल पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, जो कि गल्फ कंट्रीज की सिविल पॉपुलेशन जो उनके सॉफ्ट टारगेट्स हैं, उनमें कुछ गैप्स थे। वो गल्फ कंट्रीज को भी शायद अब पता लगा होगा, वो भी इस ट्रस्ट में होंगे कि पूरी कंट्री उसी तरह से प्रोटेक्टेड है जैसे अमेरिकन बेसेस या इजराइल प्रोटेक्टेड है। तो उसमें कुछ गैप्स थे, उसने एक्सप्लॉइट कर लिए। कहीं ना कहीं इस पिछले 6-8 महीने में, जब से पिछला युद्ध खत्म हुआ है, ईरान ने अपनी जो इंटरनल, जो ईरान ने भी, तो अगर ईरान के अंदर मसाद का इतना इन्फ्लुएंस है और वो इतनी इंफॉर्मेशन पिकअप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान के भी तो इंफॉर्मेशन आ रही होगी ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई इतनी जल्दी डिप्लीट हो जाएगा। उसने वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है अमेरिका की। जनरल दयाल, सॉरी सर मैंने आपको इंटरप्ट किया। जनरल दयाल, खबरें कुछ आ नहीं रही हैं ईरान से, मतलब कोई इमेज नहीं आ रही है, कोई अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसे कोई वीडियोस जारी नहीं हो रहे हैं, कुछ इमेजरीज जारी नहीं हो रही हैं। थोड़ा इजराइल ने जरूर किए हैं। तो क्या हो रहा है? ईरान ने तो अपना इंटरनेट बंद कर रखा है, लेकिन जो सैटेलाइट का पूरा जाल है अमेरिका और इजराइल के पास, वो वहां तक जाकर पेनिट्रेट करके सही इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं या वस्तु स्थिति नहीं बता पा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है सर, क्या हुआ है वहां? देखिए, इंफॉर्मेशन नहीं होती तो खोमेनी जो है वो इस तरह से थोड़ी मारे जाते। राइट, उसके बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन नहीं, मैनुअल इंफॉर्मेशन, फिजिकल इंफॉर्मेशन भी थी। उसके बाद जो है, ईरान बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, डिस्पर्स्ड है फोर्सेस, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स दे रखे हैं जूनियर कमांडर्स को, लिबर्टी है, और वो उस हिसाब से फायर कर रहे हैं। तो वक्त लगता है, लेकिन जो ईरान में भी जो तबाही हो रही है उसकी कोई कमी नहीं है। आप अगर एक हॉस्पिटल, अगर तेहरान का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की अगर वहां से थोड़ी बहुत इनपुट जो आ रही है, लाइनें लगी हुई हैं, वो आपने अगर 1200 आदमी बिल्कुल आपके डेथ्स हुई हैं, और उसके बाद जो है अगर आप उनकी एक शिप जो कि एक एक्सरसाइज करके यहां से निकली, अगर आप उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आपने जो वहां पे शिप्स हैं, जो नेवल एलिमेंट्स हैं ईरान के, वो कितने डिस्ट्रॉय किए होंगे।
तो कुछ इंफॉर्मेशन जानबूझ के, बिकॉज कहीं ना कहीं एक धड़ा है ईरान के अंदर जो कंप्रोमाइज लीडरशिप थी, जो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन चाह रही है। बट अनफॉर्चुनेटली जब इस टाइप के हालात हो जाते हैं तो जो एग्रेसिव लीडरशिप है, जो हार्डलाइनर्स हैं ईरान के अंदर, वो और एग्रेसिव हो गए और वो जो है वो और इस कंट्रोल कर दिए। और यही सबसे बड़ा डर है कि अगर ये लड़ाई इनकम्प्लीट छुटी, एक तरफ अगर अमेरिका जीता तो इस पूरे इलाके पे अमेरिका की फिर उसके बाद पूरी की पूरी दबदबा होगा साहब। पता नहीं शिप्स पे कर लगाएगा या टैरिफ लगाएगा या ऑयल पे टैरिफ बढ़ाएगा, क्या करेगा भगवान जाने। और अगर एक तरफ ईरान इसमें से अनस्कैथ निकला तो जो उसके हार्डलाइनर्स हैं, जो बिल्कुल हार्डलाइनर्स, अगर वो पावर में रहे और फिर अगर टेररिज्म को दिया तो दुनिया फिर भी अनस्टेबल हो जाएगी। तो एक बहुत गंदा युद्ध स्टार्ट कर दिया अमेरिका ने। और ये युद्ध मुझे लगता है अभी खिंचेगा, इतनी जल्दी इसका नहीं होगा। लेकिन आपने जो बहुत अच्छी बात जो बताई वो ये बताई कि जो नैरेटिव वॉरफेयर है उसमें ईरान कोशिश कर रहा है। यस सर, एब्सोल्युटली सर। क्योंकि देखिए खबरें बहुत सारी नहीं भी आ रही हैं। आप ईरान के उत्तर पश्चिमी और जो पश्चिमी प्रांत में जो कुर्द लड़ाके हैं उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, वो अपनी स्वायत्ता की मांग कब से कर रहे हैं। बलूच और दूसरे अल्पसंख्यक जो हैं जो दक्षिण पूर्व में हैं, उन समूहों में ही भी अशांति का फायदा उठाकर कुछ छिटपुट खबरें आई हैं कि सरकारी ठिकानों पर उन्होंने भी हमले किए हैं। जो ईरान की जो नियमित सेना है आर्तेश और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं IRGC, उनके बीच में रणनीति को लेकर भी कुछ मतभेद की खबर है। लेकिन मुकम्मल तौर पर क्या एग्जैक्टली हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। बट जनरल SP सिंह सर, अब हमें बताइए सर, अभी स्थिति आपको क्या लग रही है? क्या जो अमेरिका कह रहा है कि 3 से 4 हफ्ते लगेंगे वो परिस्थितियां हैं सर, या आपको लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन और उसके बाद परिणति? देखें दीपक, ये तो लड़ाई के मैदान में अभी मौके की बात होती है कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा है और स्ट्रेटेजिक लेवल में क्या हो रहा है। देखो, शिफ्टिंग स्टांस और शिफ्टिंग स्टेटमेंट्स है। ट्रंप साहब की भी पहले 4 दिन, 4 से 5 हफ्ते, 6 हफ्ते तक फिर हम लड़ेंगे जब तक हमको लड़ना है, हमारे पास काबिलियत है। तो हैस्कत की कुछ और स्टेटमेंट। तो किस टाइम लिमिट की बात है, ये मौके की बात रहनी है इस जंग के अंदर, कैसे पलड़ा बदलेगा या नहीं। और इसमें जो टर्निंग पॉइंट है, मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट 1 ये है कि जो US और इजराइल का मकसद है कि उसकी मिसाइल लॉन्चर्स और प्रोटेक्शंस को, अभी प्रोडक्शन साइट्स को एलिमिनेट करे, डिस्ट्रॉय कर दे कि ईरान की काबिलियत ना रहे। और साइमल्टेनियसली ईरान का क्या इसमें इरादा है कि रिटेन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसकी, कि वो हमले करता रहे। तो कौन इसमें अभी सक्सीड करता है, डिपेंड्स ऑन लॉजिस्टिक सस्टेनेंस, सप्लाई चेन सिस्टम कि उसका क्या है। तो एक तो ये फैक्टर वे करेगा। दूसरा फैक्टर है कंट्रोल ऑफ हॉर्मस के ऊपर बहुत एक आवश्यक पॉइंट है, क्योंकि ईरान ने भी धमकी भी दी है हॉर्मस स्ट्रेट के अंदर के ब्लॉकेट किया है, फिर थोड़ा रिलैक्सेशन भी दी है। पर इसमें ऐसे है कि ट्रम्प साहब ने बोला है कि हमने टैंकर मूवमेंट खोल दी है। ये दोनों चीजें बिल्कुल हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेनी चाहिए। बट यस, ईरान के पास हॉर्मस के अंदर ऑप्शंस ये हैं कि माइंस लगाए, एंटी शिप मिसाइल अटैक्स करे, ड्रोन स्ट्राइक्स करे ऑन टैंकर्स, और हैरेसमेंट करे बाय फास्ट पेट्रोल बोट्स, जो कि IRGC की जो नेवी है, क्योंकि ईरान की 2 नेवी हैं, एक तो उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी इरानियन नेवी और दूसरी है IRGC नेवी। और हॉर्मुज स्ट्रेट में ये जो पायरेसी ऐसे करते हैं वो IRGC नेवी की जिम्मेवारी है। तो ऐसे एक्शन अगर ईरान करेगा तो देखिए, एक धमकी ईरान की जो हुई थी, तो सारे टैंकर की मूवमेंट बंद करा दी है ईरान की धमकी से। हमारे अपने 37 टैंकर्स बैठे हैं, 23,000 हमारे सी फेरर्स वहां पे अटके हुए हैं। तो इसलिए ये होता है। तो क्लोजर ऑफ हॉर्मस कैन टर्न इकोनॉमिक ग्लोबल वॉर। तो इसलिए ये बहुत ही एक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर, और यहां पर आप डॉट कनेक्ट करिए जो जनरल साहब ने बोला। एग्जैक्टली यही कतर भी कह रहा है, वॉर्न किया है आज शाम को पूरी दुनिया को। क्या मतलब है इसका प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कि कतर भी कह रहा है कि इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे होने वाले हैं। तो अगर कतर अब ये वॉर्न कर रहा है पूरी दुनिया को, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं सर? उसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहले तो ये कि इन सब देशों की आमदनी का जो जरिया है वो ऊर्जा का निर्यात ही तो है। उसको छोड़ के थोड़ा बहुत पर्यटन शुरू हुआ था कुछ दशकों से,
या कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जहाँ अमेरिकन बेसिस से कुछ आमदनी हो सकती है। तो यदि ऊर्जा का निर्यात रुकता है, बंद होता है, खतरे में आता है, तो जाहिर है कि सबसे बड़ा पैनिक तो इन देशों को ही होगा। और यदि कीमतें भी बढ़ती हैं किसी तरह से, तो इनके निर्यात की नहीं बढ़ रही वो कीमतें, वो दूसरे देश जो यहाँ से तेल जब नहीं जाएगा, गैस नहीं जाएगी, दूसरे देशों को उसका फायदा मिलेगा, इनको तो नुकसान ही होगा। और दूसरी बड़ी बात, उनको ये भी समझ आया है कि जिस तरह से ईरान लगातार इन देशों पर हमले किए जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि ना तो उनकी अपनी रक्षा का जो इंतजाम था वो काफी अच्छा था कि वो बचाव कर सके अपना, और ना ही अमेरिका उनके बचाव में आके कुछ कर पा रहा है, ज्यादा नुकसान हो रहा है उनको लगातार। तो ये दोनों वजह से मुझे लगता है कि उनका जो अपना पैनिक है उसको एक जामा वो पहना रहे हैं। जो भी सच्चाई है, वो ऐसा नहीं कि वो जामा बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, वो चाहे शिपिंग लाइंस की हो, शिपिंग इंश्योरेंस हो, एयरलाइंस हो, कमोडिटी प्राइजेस हो, सब में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब तो कुछ कुछ मीडिया में और कुछ नेता ये बात करने लगे हैं कि $200 पर बैरल क्रॉस कर सकता है यदि 4 सप्ताह तक ये इस तरह से दोनों तरफ से स्ट्राइक्स कंटिन्यू रहती हैं। तो जाहिर है उसका बहुत बड़ा एक तरह से चुनौती उन देशों को होगी जो बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं तेल और गैस के आयात पर, जिसमें भारत और चीन दोनों बड़े देश इस तरह के हैं। तो हालांकि हाँ, कोशिश करेंगे भारत के दूसरे स्रोतों को इस्तेमाल करें, रूस से तेल का आयात बढ़ाएंगे हम, पर यदि कीमतें ऊपर जाती हैं और ये अस्थिरता जो अनसर्टेनिटी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, सबसे बड़ी चुनौती अस्थिरता से आती है। राइट फिर वो निवेश करने वाले, व्यापार करने वाले, वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाते एक दूसरे। सर एक जो चीज है सर, क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, एक चीज पूछना चाहूंगा। इस बीच जो कहा जा रहा है, और निवेशक हो या आम लोग हो, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि शायद दोनों पक्ष कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर संभवतः नेगोशिएशंस की बातचीत खुलेंगी। बट कौन करेगा सर, जो मैं पूछ रहा था आपसे, कतर, ओमान, टर्की, कौन होंगे जो ईरान की तरफ से मध्यस्थता कर रहे होंगे जब ईरान उन्हें जख्म दे रहा है? देखिए, दो उसके भी तरीके हैं, एक तो कौन करेगा और कौन करवाएगा। देखिए, जब तक अमेरिका और ईरान की आपस में ये मंशा नहीं होती कि बातचीत करनी चाहिए, तो जो तीसरा देश सहायक बनना चाहता है, मीडिएशन कराना चाहता है, वो नहीं करा पाएगा। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि यदि, मैं जैसे बार बार कहता हूं, ईरान के रिजीम में यदि घुसपैठ हो चुकी है मोसाद की, CIA की या किसी की भी, तो अंदर से उसको खोखला या कमजोर कर सकता है। जब वहां अंदर ये कोशिश कर सकता है कि जो नेता बातचीत करना चाहते हैं उनको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो बात ईरान के तरफ से खुलकर निकल पाए, कम से कम बिहाइंड द डोर वो बात अमेरिका तक पहुंच पाए। ठीक उसी तरह से यदि अमेरिका को लगेगा कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख जो है, जो उसके दोस्त देश हैं, वही उसका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अंदरूनी उनको चिंता होगी, मिड टर्म पोल आने वाले हैं, उनको भी अगले महीने चीन जाना है, उनको भी यदि लगेगा कि इसका जो कॉस्ट है वो बेनिफिट से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि हाँ, किसी तीसरे देश के जरिए बातचीत हो। पर मैं बार बार कहता हूं कि बातचीत शुरू होने के बाद भी जो खबरों में नहीं आएगी, 2 या 3 सप्ताह बाद दोनों तरफ के नेताओं को भरोसा होगा कि हाँ, वो विकल्प संभव है, तब फिर वो प्रत्यक्ष रूप से, औपचारिक रूप से, सार्वजनिक तौर से कुछ संकेत करेंगे कि बातचीत भी हमारे लिए एक विकल्प है। तो कम से कम 2 सप्ताह तक तो मुझे लगता नहीं, कोई संकेत नहीं इस वक्त 2 सप्ताह तक ये चीजें रुकने वाली हैं। और इसका लगातार जो खामियाजा है वो न केवल इस क्षेत्र के लोगों को, हालांकि वो जो हमले हैं वो भी दूर दूर तक अब हिंद महासागर में आ गए हैं, अजरबैजान में चले गए हैं, साइप्रस पहुंच गए, तो ये विध्वंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसका अंतर्राष्ट्रीय जो खामियाजा है, कीमतें बढ़ेंगी, अस्थिरता, अनसर्टेनिटी जो बढ़ रही है बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो लगातार बढ़ रही है। अभी की विश्लेषण अगर करें जो सर ने कहा, और जैसा कि जनरल सिंह ने भी कहा, जनरल दयाल ने भी कहा, अभी की परिस्थितियों का आकलन करना, किसी स्थायी समाधान पर पहुंचना, ये बड़ा मुश्किल है। अभी की स्थिति का अगर एक शब्द में अगर बयां करें, और आने वाले कुछ हफ्तों की भी स्थिति का अगर बयां करें, और उसके लिए एक शब्द अगर मेरे पास हो, तो मैं वो शब्द चुराऊंगा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से, और वो शब्द है अनिश्चितता।
अनिश्चितता अभी भी है, अनिश्चितता आगे 1-2 हफ्ते और रहेगी। यही फिलहाल परिस्थितियां लग रही हैं। इन अनिश्चितताओं के बीच में विश्लेषण भी लाते रहेंगे जो डेवलपमेंट्स होंगे। बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल SVP सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला। हमारे साथ जनरल दयाल भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी कवर स्टोरी।